हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2026 में होने वाला है। तो उसमें एसएसटी की सेकंड क्लास लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि 9 क्लास में से ये दूसरी क्लास होगी। 9 क्लास मुझे भेजना है आप सभी लोगों के पास। तो जो आज हमारी क्लास होगी कक्षा 6 की, जो हमारी पृथ्वी हमारा आवास इस नाम से जो हमारा किताब है NCERT की, उसमें तो इसमें मैं बता दूं कि जो सीटेट के एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके लिए तो यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ही क्लास। लेकिन इसके साथ साथ भी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो NCERT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, वह पूरे मेरे 9 वीडियो में ही आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ेंगे कि जैसे अभी सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सी किताब है जो NCERT की। उसके बाद फिर आप सभी लोगों को पढ़ाने के इसमें जो भी तैयारी है हमारी, उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किताब। तो यह जो हमारा कक्षा 6 की किताब है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं विषय सूची को। तो विषय सूची देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पाठ है, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थल, हमारा देश भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इन सभी चीज़ों के विषय में हम सभी लोगों को आज अपने जो क्लास है उसके विषय में अध्यापन करेंगे। यही हमारे सामाजिक विज्ञान की पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के लिए जो भूगोल की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसको आज अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग आज पहले देखते हैं कि हमारे इस भूगोल में जो भारत का संविधान है, उसकी उद्देशिका है क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें जो हम लोग देखते हैं, दो ये दिया गया है, इसके विषय में बता देता हूँ कि जब हमारा संविधान संशोधन 42वां हुआ था 1976 में, तो उसमें जो शब्दों को यहाँ पास ब्लैक में देखिए एकदम से दिया गया है ना, इनको प्रतिस्थापित किया गया था। तो किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था वो बताया जा रहा है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले यह सेंटेंस हुआ करता था इतना, अब इतना हो चुका है जो ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ला दिया गया है। उसके बाद जो देख रहे हैं संविधान के 42वें संविधान अधिनियम 1976 में राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो राष्ट्र की एकता कहाँ है? देखिए जी है, राष्ट्र की एकता के स्थान पर अखंडता शब्द जो है उसके साथ में जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों हमारा इसमें चेंज हुआ है, वही 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, अर्थात कि छोटा संविधान। इसमें इतना ज़्यादा संविधान संशोधन हुए थे कि इसको मिनी संविधान की संज्ञा दे दी जाती है। तो अब हम सभी लोग पाठ की तरफ अपने चलते हैं। तो आज का हमारा पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम सभी लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने भूगोल को पढ़ने का अध्ययन जो करते हैं उसके विषय में। जैसे देखते हैं कि पाठ की सामान्य जानकारी के रूप में कि जब हम लोग देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश हमेशा क्या हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है और 2-3 बिंदु तारा दिखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे देखते देखते तारों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है और संपूर्ण जो आकाश होता है वो हमारा क्या हो जाता है, चमकदार दिखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें चमकीले तारे दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि इन्हीं टिमटिमाहट के अंतर्गत जो हमको चंद्रमा दिखता है, सूर्य की जो तरह बहुत से अधिक तारे हैं वो भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हम देखते रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पूरा एक हमारी जो आकाशीय पूरा परिमंडल है हम लोगों को पूरा दिखाई देता है। अब इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारी तिथियाँ होती हैं, तिथियाँ जो देखते हैं उसमें कि जैसे हम लोग देखा करते हैं पूर्णिमा की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, तो वह सब हमको आकाश में जो हमको दिखाई देते हैं चमकीले तारे होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग इसके विषय में देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि चंद्रमा प्रतिदिन हमको दिखाई देता है लगभग, तो देखते हैं कि जब
चंद्रमा होता है वह लगभग 1 महीने में हमको पूर्ण रूप से दिखता है एक बार, और एक बार ऐसा होता है कि वह नहीं दिखता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है तो वही हमारी क्या हो जाती है, पूर्णिमा की रात हो जाती है। क्या रात हो जाती है, पूर्णिमा की रात हो जाती है, जब हमको पूर्ण चंद्रमा दिखता है। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि जब चंद्रमा हमको दिखता ही नहीं है, या तो नए चंद्रमा के आने की जो शुरुआत हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, अमावस्या की रात्रि बोल दिया जाता है। अमावस्या की रात्रि। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जब आसमान जब साफ रहता है तो हम आसमान का अवलोकन जब अच्छे से करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उस चंद्रमा के समान ही छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं बहुत सी ज़्यादा दिखाई देती हैं, जो सूर्य से अत्यधिक तेजवान होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं। इसके बाद हम जैसे देखें तो जो हमारा यहाँ पास एक शब्द आता है खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में हमको चमकती हुई आसमान में दिखती हैं हम लोगों को। जो हम लोगों को चंद्रमा या पृथ्वी पर जो हमको प्रकाश दिखाई देता है अगर आसमान से देखें, या सूर्य का जो प्रकाश दिखाई देता है, जितनी भी चमकती हुई वस्तुएं हमको आसमान से या आसमान में दिखाई देती हैं, वह सभी क्या होती हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड, सभी खगोलीय पिंड होते हैं। इसके बाद जैसे देखा जाए तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं, पिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब जैसे देख लिया जाए कि इन खगोलीय पिंडों को में कई प्रकार के पिंड होते होंगे। तो अब एक चीज़ देखा जाए तो एक शब्द आता है तारा। तारा किसे कहते हैं, तो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश होता है, अर्थात उनके पास उनकी जो ऊर्जा का जो एक रोशनी होती है, लाइट होती है, अगर वह होती है तो वो क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। क्या, तारा। जैसे हमारा सूर्य है वह भी एक प्रकार से क्या है, तारा ही है। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आप समझ लेंगे कि सूर्य क्या है, एक तारा है। अर्थात जो भी ग्रह या खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश है उनको क्या बोला जाता है, तारा बोला जाता है। और सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है। अब जैसे हम सभी लोग देखते हैं कि रात के समय जब आसमान की ओर देखते रहते हैं और समझ में देखते हैं और तारों को विभिन्न अवलोकन करते रहते हैं, बहुत से ज़्यादा तारों का, और उनकी आकृतियों को देखते रहते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पास हम लोगों को नक्षत्र मंडल दिखाई देता है। नक्षत्र मंडल, अब ये क्या शब्द है, नक्षत्र मंडल। जैसे कि हम लोग जब आसमान देखते हैं, विभिन्न आकृतियों का अवलोकन करते रहते हैं, तो वही जो विभिन्न आकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं उस आसमान में देखते हुए, वही हमारे क्या है, नक्षत्र मंडल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे हैं, आर्सा मेजर या बिग बियर, कैसे, आर्सा मेजर या बिग बियर, ये आर्सा मेजर और बिग बियर ये हमारे क्या चीज़ हैं, नक्षत्र मंडल हैं। अब जैसे हम सब लोग देखते हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग अपने नक्षत्र मंडल को पहचान लेते हैं और उसमें देखते हैं कि जैसे सप्त ऋषि, 7 ऋषि तारा, या तो फिर तारों का जो समूह है सप्त ऋषि, वह भी क्या है, हमारे अर्सा मंडल का ही, अर्सा मेजर का ही भाग है, अर्सा मेजर का। और हम लोग देखते रहते हैं कि प्राचीन समय में जब लोग थे तो अपने दिशा का ज्ञान करने के लिए किस तारे का प्रयोग करते थे, ध्रुव तारा, अर्थात उसी को उत्तर तारा बोला जाता है। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा को बताता था, और उत्तर दिशा का पता चल जाएगा तो हमको हर एक दिशा पता चल जाएगी। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाता था, ध्रुव तारा का। और ध्रुव तारा की जो हम लोग पहचान किससे करते थे, सप्त ऋषि जो तारा थे, सप्त ऋषि, उनकी सहायता से हम लोग इसकी पहचान किया करते थे। अब जैसे देखा जाए तो जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं शब्द, जो हम अभी खगोलीय पिंड मिले थे, तो अब पिंड अर्थात पिंड क्या होते हैं, तो जब देखते हैं कि जो कुछ खगोलीय पिंड जिसमें अपने ऊष्मा और नहीं होती है, जिसमें अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमेशा हम लोग जानते हैं किससे प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से। तो जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह, प्लैनेट, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है ग्रह, प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट कहलाते हैं। अब जैसे इसमें देखा जाए तो प्लैनेट का जो अर्थ, जैसे हम लोग देखते हैं तो प्लैनेट शब्द जो है प्लेनेटाइन से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। चारों तरफ घूमने वाले को क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है वह क्या है, एक ग्रह है। और यह जो हमारी पृथ्वी है अपना सूर्य का क्या करती रहती है, हमेशा चक्कर लगाती रहती है, और पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी है वो हमारी कौन, सूर्य।
हमारे इससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब आगे जैसे हम एक आप लोगों की इमेज दिखाते हैं, उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे कि इसमें देखिए हम सभी लोग देख रहे हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, बुध हो गया, बुध के फिर बाद हमारा जो है हमको देखने को मिलता है हमारा ये हमको शुक्र दिख रहा है, मंगल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिख रही है, ये हमारा बृहस्पति हो जाता है। उसके बाद ये हमारा शनि है, शनि के बाद इधर हमारा यूरेनस, फिर इधर नेपच्यून, और इधर हम सब लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनके विषय में हम लोगों को वर्णन दिया गया है कि जो बुध है वह 88 दिन में परिक्रमा करता है, शुक्र 255 दिन में, पृथ्वी 365 दिन, और मंगल जो है 687 दिनों में। उसके बाद बृहस्पति है, ये हमारा टोटल लगाता है 11 साल 11 महीने। और उसके बाद फिर देखते हैं जैसे हमारा जो शनि है वह कितने साल, 29 साल 5 महीने लगाता है। और जो हमारा यूरेनस है वह 84 साल लगाता है। उसके बाद जो हमारा नेपच्यून है वह कितने 164 साल लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ये हमारी सामान्य जानकारी हो गई है। जैसे हम अपने टॉपिक पर फिर से आएँ तो देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। अब हम लोग जान गए हैं कि सौरमंडल क्या होता है, इसका अगर उत्तर प्रश्न आएगा तो आप जान जाएंगे। अब जैसे सूर्य देख लेते हैं, तो सौर्य जो है सौरमंडल का ये केंद्र है ऊर्जा के लिए, और यह सबसे बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और जो हमारा सूर्य है वह हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है जहाँ हमारे पृथ्वी से। और इसके बाद जैसे देखा जाए तो ग्रह के विषय में, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह कौन कौन से हमने बता भी दिया है, लेकिन फिर से बता देते हैं, लेकिन सूर्य से दूरी के अनुसार, अर्थात छोटे से, अर्थात सूर्य फिर इसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए। तो पहले हमारा कौन सा है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल पृथ्वी ग्रह है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये हमारे सभी ग्रह आते हैं। मैं सब बताते जा रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो जो हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं वह सूर्य से एक निश्चित दूरी पर तथा एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, चक्कर करते हैं या परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें, दीर्घ वृत्ताकार में। अब प्रश्न आ सकता है कि किस वृत्ताकार में करते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार में करते हैं। तो जो ये दीर्घ वृत्ताकार में करते हैं यही क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। किनकी कक्षा कहलाती है, इनकी जो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, वह उनकी कक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे देखा जाए कि हमारे सबसे पहले इसके क्या थे, 9 ग्रह थे। लेकिन जो प्लूटो था, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। प्लूटो को ग्रह श्रेणी से इसलिए निकाल दिया गया है, कब निकाला गया, 2006 में अगस्त में इसको निकाला गया है। और देखा जाए तो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि जो ये खोजे गए ग्रह थे प्लूटो, इसको बयोने ग्रह की संज्ञा दे दी जाती है, इसलिए यह क्या हो जाता है, इसमें से निकल जाता है। अब पृथ्वी के विषय में जैसे बात करें तो पृथ्वी क्या है, हमारा सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में इसको देखा जाए तो यह 5वां बड़ा ग्रह है, 5वें स्थान पर आता है। और इसके विषय में देखा जाए तो जो पृथ्वी है हमारी, उसको भूआब कहा जाता है, इसके आकार को। ठीक है, भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान ही, भूआब। और इसमें सबसे क्या है, कहा जा सकता है कि पृथ्वी जो हमारा है, केवल इसी ग्रह पर ही जीवन की संभावना है, इसी पर ही जीवन हम लोगों को देखने को मिलता है, या तो यहीं पास हमारा जो है जो जीवन संभावना बनती है। इसीलिए इस ग्रह को क्या बोला जाता है, अद्भुत ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और अंतरिक्ष से देखने पर यह क्या हो जाता है, नीले रंग का दिखाई पड़ता है हमको। और क्यों नीला ग्रह दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका जो सतह है 2/3, कितनी 2/3 जो सतह है वह क्या है, पानी से ढका हुआ है, इसलिए यह नीला ग्रह कहलाता है। इसके बाद जैसे हम चंद्रमा के विषय में बात करें, थोड़ा सा चंद्रमा के विषय में देख लेते हैं। तो जो हमारा चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है, उपग्रह। अब चंद्रमा उपग्रह है, इसका व्यास जो है पृथ्वी के 1/4 है, अर्थात इसका जो देखा जाए जैसे सूर्य पृथ्वी इतनी है तो उसके 1/4 सूर्य है, वो हमारा चंद्रमा है। अब इसके बाद देखा जाए तो जो हम लोग देखते हैं कि यह हमारे पृथ्वी से कितने लाख किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है जहाँ हमारे पृथ्वी से। ठीक है, अब जैसे आगे देखा जाए तो जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नील आर्मस्ट्रांग आए थे उनके विषय में,
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो जो हमारा क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की संज्ञा उनको दी जाती है जो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त होते हैं। कौन? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त होते हैं और असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और इसको जैसे हम अभी जो हमारा फिगर हमने देखा था उसमें हमने एक क्षुद्र ग्रह पट्टी भी देखी थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। फिर अब इसके बाद जो उल्कापिंड है, उल्कापिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की संभावना होने लगती है इनकी। ठीक है, अब देखा जाए तो जो हमारा ये पूरा सौरमंडल है, पूरा इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम सभी लोग देखते हैं कि जो हमारे तारे हैं, खुले आकाश हैं, वो सभी एक तरीके से जब अगर खुला आसमान रहता है उसमें देखें तो इस तरह हमको सफ़ेद पट्टी दिखाई पड़ती है हमारे आकाश में। और उसी आकाश पट्टी में जो लाखों तारों का समूह है, लाखों तारों का समूह, यही पट्टी हमारी क्या कहलाती है? आकाश गंगा। इसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं या तो मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है यह इस आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है। इस आकाश गंगा का हमारा जो सौरमंडल है वो क्या है? एक भाग है। अब समझ लीजिए इतना हमारा मतलब कि ब्रह्मांड बड़ा हुआ है। अब इसमें जैसे देखा जाए एक हमारी जो आकाश गंगा होती है उसमें करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली होता है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के, इस प्रकार की जो हम अभी बताए हैं लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना कठिन हो सकता है। अब आप लोग समझ सकते हैं, देखिए इसके माध्यम से। अब हम सभी लोग अपना जो इस चैप्टर के बंद करते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको हम आप लोगों को बाद में थोड़ा सा करवा दिया जाएगा। अभी चैप्टर पूरे क्लियर कर लिया जाए। जैसे सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के विषय में आया है पाठ। तो पाठ का क्या कहना है कि जो हमारे पाठ जैसे कि ग्लोब क्या होते हैं, अर्थात ग्लोब वह है जो पृथ्वी का लघु रूप है, अर्थात एक छोटा सा रूप जिस पर हमारी पृथ्वी का निर्माण कर दिया जाता है। उसी में हमको ग्लोब पर ऐसे हमको दिख जाता है कि यह क्या है? पृथ्वी। जैसे हम आपको ग्लोब दिखा देते हैं, देखिए यही ग्लोब है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं कि जो हमारा अक्ष है, अक्ष क्या होता है कि जो ग्लोब झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है, जो झुका हुआ अवस्था होता है वही उसका क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। और ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है वह उत्तर एवं दक्षिण दिशा कहलाती है, ध्रुव कहलाती है। जैसे जो हमारा ये ग्लोब हम देख रहे थे, अब इसमें एक यहाँ से ऐसे करके गई है जो, ठीक है, अभी हमने देखा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर ध्रुव। यही हमारे अक्ष इसके कहलाते हैं। अब जैसे देखा जाए तो हम लोग इसको अब विषुवत वृत्त के जो हमारी बात है उसको समझ लेते हैं। जैसे जो हमारी ये बन गई है, अब इसी को हम लोग देखें तो जो हम एक काल्पनिक रेखा जैसे ग्लोब पर खींचे और वो बराबर तरीके से उसको क्रॉप करे, काटे ऐसे करके, ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? विषुवत वृत्त। अब विषुवत वृत्त कैसे मान लिया जाए? जैसे ये हमारा हो गया ग्लोब, ये हमने इसको काट दिया है, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? विषुवत वृत्त हो गया। अब जो हम काल्पनिक रेखा ये बनाए हैं वही क्या हो गया? इसका विषुवत वृत्त हो गया। अब इसमें देखा जाता है तो ये हमारा ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया। अब विषुवत वृत्त के समानांतर ही, जैसे जो हमारा वृत्त था इसी के समानांतर ऐसे 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 अगर हम काटते चले जाएं, ऐसे 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 ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं? समानांतर, अक्षांश समानांतर रेखाएं भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश समानांतर रेखाएं, अक्षांश समानांतर रेखाएं बोला जाता है ये, ठीक। इसमें जो हो गया। अब जैसे देखा जाए, अतः हम लोग देखते हैं जो इसमें अपने कि जो हमारा इसका माप होता है 360 अंश का होता है, अर्थात 360 अंश का जो हमारा ये पूरा है ना। अब इसमें 1/4 भाग, 1/4 भाग अगर देखें तो 90 अंश बनेगा। 9 चौक 36, 360 होता है तो 90 अंश हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर कितने?
उत्तरी ध्रुव पर जो हमारा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, उसमें 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। कैसे? जैसे यहाँ पास 90 अंश और यहाँ 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक चतुर्थांश हो जाता है ना, तो ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी और ये उत्तरी। समझ गए हैं अब आप सब लोग? जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव हमारा दक्षिणी कहलाएगा अक्षांश, और उसके बाद उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। अब ये समझ गए हैं। अब इसके बाद जैसे देखा जाए महत्वपूर्ण समानांतर जो रेखाएं हैं अक्षांश पर, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त उसको 0 अक्षांश बोल दिया जाता है। जो उत्तरी ध्रुव है हमारा अर्थात नॉर्थ, वो 90 n बोल दिया जाता है, और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव जो हमारा है साउथ का, उसको 90 s बोल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 महत्वपूर्ण जो हमारे अक्षांश रेखाएं और भी हैं उसको देख लेते हैं, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाती है। और देखते हैं मकर रेखा, मकर रेखा ये हमारी हो जाती है 23.5 डिग्री जो है साउथ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त ये हमारा हो जाता है 66.5 डिग्री उत्तर, और उसके बाद देखते हैं विषुवत रेखा ये हमारा हो जाता है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये चीज़ है दक्षिणी वृत्त ध्रुव। अब हमारे इसके बाद देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। जैसे इसको देखते हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में क्या होता है? एक बार दोपहर में सिर के ऊपर आता है हमेशा। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसको ही क्या कह देते हैं हम लोग? कटिबंध बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। अब 3 कौन कौन से हैं? तो पहले हम बता दिए हैं उष्ण कटिबंध। कहाँ कहाँ से देखा जाता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो अक्षांश होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं हमारे? किसमें? उष्ण कटिबंध में आ जाते हैं, उष्ण कटिबंध में। अब जो शीतोष्ण कटिबंध एक है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होता है वह हमारा देखा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, जो उसी को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं। किसका? आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र होता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया। अब हम जो तीसरा हमारा है उसको देखते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध जी। एक हमारा 2 3 हो गया शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध को देखा जाता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो होता है वह बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं, और इन्हीं को क्योंकि यहाँ पास सूर्य हमेशा जल्दी से पहुँचता ही नहीं है कभी, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब हम लोग सभी देशांतर के विषय में जानते हैं। किसी भी देश की स्थिति को बताने के लिए जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं वह सबसे ज़्यादा किससे होती है? देशांतर से ही होती है। अब समझ गए हैं आप सभी लोग कि किसी भी देश की जो स्थिति को पता करना होता है वह हम देशांतर से पता करते हैं। अब आगे जैसे देशांतर और समय का जो संबंध होता है इसका देखा जाए तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह होते हैं, उनकी गतियाँ होती हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये देशांतर होता है इसके माध्यम से हम सभी लोग भी अपने जो जानकारी होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ग्रीनविच में जो टाइम हमारा है वह उससे जो हमारा समय है वह 5.5 घंटे प्लस रहता है हमेशा। क्यों रहता है? क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसकी वजह से। अब जैसे 4 मिनट हम लोग अपना जो हमारी पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमती है ना, तो 4 डिग्री 1 डिग्री घूमती है। अब जैसे इसको हम भाग करके भी देख सकते हैं,
देखिए हम लोग देखते हैं कि जैसे 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा कि मतलब जैसे देखेंगे कि 1 घंटे बराबर हमारा हो जाएगा वो 15 डिग्री आ जाएगा। अब ठीक है 15 डिग्री आ गया। अब 15 डिग्री बाद अगर देखिए तो अब 1 मिनट को देख लेते हैं, तो 1 मिनट बराबर कितना, नहीं हम लोग जैसे देखते हैं कि 4 मिनट में हमारा 1 डिग्री हो जाता है, 15 चौको 60, 1 घंटा का 60 मिनट का होता है, 15 चौको 60, 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में घूमती है। अब इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी के अनुसार हम लोग देखते हैं जो हमारा समय है, मानक समय निर्धारित हो जाता है। और मानक समय कैसे निर्धारित क्यों करते हैं, ताकि हम सभी लोग जो स्थानीय स्तर है, एक देश का स्थानीय जो देशांतर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हम भारत देश से समझ सकते हैं। ये देखिए हमारा भारत देश है 68 डिग्री पूर्वी और 82.5 डिग्री पूर्वी और 97 डिग्री पूर्वी। तो हमारा जो प्रधान याम उत्तर है, अर्थात हमारे देश का जो मानक समय है वो कहाँ है, ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थापित है। इन स्थानों को सबसे जो हमने अभी दिखाया कि इतने से इतने से इतने से इतने से बीच में है, तो देखिए अगर 1 डिग्री इधर चले जाएंगे, 1 डिग्री इधर चले जाएंगे तो हमारा कितने मिनट का फ़र्क बता देगा, 4 मिनट का फ़र्क बता देगा। इसलिए एक मानक समय का निर्धारण किया। जैसे कोई मुंबई में व्यक्ति रह रहा हो और कोई रह रहा हो असम में, तो उनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसलिए बीच में एक जो हमारा मान लिया गया है, जिसे हम लोग नैनी में देखते हैं कि नैनी में इसका माना जाता है हमारे देश से पूरा। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। आज हम सभी लोग जो देखेंगे इसमें अब कि पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं उसके विषय में। तो देखते हैं सबसे पहले कि जैसे जो घूर्णन है, क्या होता है घूर्णन। पृथ्वी की गति जो होती है 2 प्रकार की होती है, क्या होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अब जैसे हम घूर्णन के विषय में देखें तो जो हमारा घूर्णन है, तो घूर्णन के विषय में देखें तो घूर्णन जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जैसी ये है हमारी, और ये अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, ऐसे 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 घूम रही है। उस पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। उसके पश्चात जो हमारा परिक्रमण शब्द आया है, जैसे हमारा सूर्य है, क्या हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य अर्थात पृथ्वी अपना चक्र पर घूमते हुए, इस पर घूमते हुए अक्ष पर ऐसे 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 सूर्य का चक्कर लगाए, तो वो क्या हो जाता है, परिक्रमण। अब जैसे देखते हैं कि पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है कक्षीय स्थल से 66 डिग्री, जो कोण हम लोग आगे बता दिया है वही हमारा इसका क्या हो जाता है, कक्षीय समतल हो जाता है। अब ये जो हम लोग देखते हैं इसकी वजह से बहुत, जैसे कि दिन रात का होना, वर्षा होना, मौसम में बदलाव होना, इन दोनों गतियों के माध्यम से ही होता है, घूर्णन एवं परिक्रमण की वजह से। अब आप सभी लोगों को आगे बताते हैं। जो पृथ्वी होती है वो अपना जब घूर्णन करती है तो 24 घंटे में करती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। और 24 घंटे में जब ये घूर्णन करती है तभी हमारा क्या होता है, रात और दिन होता है। और जो मौसमों का परिवर्तन होता है वो किससे होता है, परिक्रमण की वजह से होता है। आगे जो हमारा शब्द है प्रदीप्त, उसके विषय में देखें तो ग्लोब पर, अर्थात जो हम ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब पर जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, दिन और रात को विभाजित करता है, वही क्या हो जाता है, हमारा प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इसको देख लिया 24 घंटे में, तो परिक्रमण कितने में होता है, 365 दिन और 1/4, ये हमारे इतने दिन में होता है, अर्थात 365 दिन 6 घंटे में। और जो हम लोग देखते हैं इसमें हमारा लीप वर्ष आ जाता है, तो लीप वर्ष वही होता है जैसे 6 घंटे प्रतिवर्ष बढ़ता चला जाता है। तो एक साल में अगर 6 घंटे बढ़े तो दूसरे साल 6 घंटे तो 12, तीसरे बढ़ा तो कितना 18, और चौथे साल बढ़ा तो 24, 6 6 12 6 3 18 24, अर्थात जो हर चौथा वर्ष होगा वो क्या हो जाता है, हमारा लीप वर्ष हो जाता है। समझ गए हैं। अर्थात 3 सामान्य वर्षों के पश्चात 365 दिनों के बाद एक जो वर्ष आता है ये 366 दिन का होता है, वही 366 दिन वाला हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें हमारी जो फरवरी होती है वो क्या हो जाती है, फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, और बाकी सामान्य साल में 28 दिन की होती है। जैसे इसमें देखो उत्तरी अनंत क्या होता है, जैसे जब हमारा 21 जून के समय, अर्थात 21 जून के समय जब हमारे विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग होते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में अधिक गर्मी पड़ने लगती है, और जो सबसे लंबा दिन 21 जून को हमारा होता है, उसके बाद जो रातें छोटी होने लगती हैं, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तरी अनंत कहा जाता है। उसके बाद जिसे देखा जाए जब 22 दिसंबर, कब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के ओर सूर्य झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधे, और इसी के बाद जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश पड़ने लगता है अत्यधिक, तो इसी के परिणाम स्वरूप जब
दिन लंबे होने लगते हैं। दिन क्या होने लगते हैं? लंबे, और रातें छोटी होने लगती हैं। तो वही क्या कहलाता है? हमारा ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। इसके ठीक विपरीत जो हमारी स्थिति होती है इसके, कि जो उत्तरी गोलार्ध में होगा, अभी हम लोग दक्षिणी गोलार्ध देखें, तो जो इस तरफ हो रहा है उसके ठीक विपरीत उस तरफ होगा। तो पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणी अयनांत कह दिया जाएगा, उसी ठीक विपरीत स्थिति को। जैसे इसमें कहा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इसमें दो और जैसे आते हैं, 23 सितंबर आ जाता है शरद ऋतु वाला, और उसके बाद देखा जाए तो 21 मार्च, ये क्या हो जाता है हमारा? इसमें भी जो हमारा विपरीत उसके जस्ट हो जाता है ये शरद ऋतु। और 4 तिथियाँ देखें हमने, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 जून को जो हमारा सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। ये सब चीज़ें आप सभी लोग समझते रहिए। और आगे देखते हैं, जैसे आगे बताएं अब हम आप सभी लोगों को, तो देखा जाता है कि जो हमारा ये मानचित्र चैप्टर है, अब इसके भी हम जैसे देखें, हम लोग ग्लोब सब कुछ पढ़ चुके हैं। आगे इसके तथ्याँ और सामान्य जो गतियाँ हैं वो सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि मानचित्र क्या होते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह पर, अर्थात पृथ्वी जो हमारा है इसकी सतह पर या इसके एक भाग को जब हम पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर जो होती है उस पर खींचते हैं, जो कुछ भी खींचा जाता है वही क्या कहलाता है? चित्र कहला दिया जाता है। तो यही हमारा क्या है? मानचित्र हो जाता है। अब इसमें जैसे जो पैमाने से खींचा जाता है वह आधारित किस पर होता है? एटलस पर आधारित हो जाता है। अब आगे जैसे देखते हैं तो जो हमारे मानचित्र के भौतिक वो हैं उस पर, भौतिक मानचित्र अर्थात भौतिक मानचित्र क्या? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को जो दर्शाया जाता है वही क्या कहलाता है? हमारा भौतिक मानचित्र कहलाता है। जो उच्चावच हम लोग दिखाते हैं, ऐसे ऐसे खड़े खड़े या ऐसे ऐसे कर दिए या नदियाँ दिखा दिए, सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? हमारी भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आ जाती है। अब राजनीतिक मानचित्र को देखा जाए तो राजनीतिक मानचित्र जैसे राज्यों को, शहरों को, गांवों को, विश्व के विभिन्न स्थलों को अगर दिखाया जाता है या सीमाओं को दिखा दिया जाता है तो वही सब हमारी क्या हो जाती है? मानचित्र। कौन सी? राजनीतिक मानचित्र कहला दिया जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो इसी में एक थीमेटिक मानचित्र की भी एक अवधारणा आती है। थीमेटिक मानचित्र वह होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो मानचित्र होता है बनाया जाता है ना? जैसे सड़क बना दिया जाता है, सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, इस प्रकार के जो विवरण को दर्शाया जाता है वो क्या हमारा कहलाता है? थीमेटिक मानचित्र कहला दिया जाता है। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की जो जानकारियाँ प्रदान करने के लिए हमको दिया जाता है वही हमारी क्या थीमेटिक मानचित्र कहला दिया जाता है। अब जैसे मानचित्र के घटक देख लें तो इसमें देखा जाए तो दूरी आ जाती है, दिशा हो जाती है और प्रतीक हो जाते हैं। तो ये हमारे सब क्या हो जाते हैं? मानचित्र के घटक। अब जैसे दूरी देखा जाए तो मानचित्र में एक आरेखण रेखा होती है, ठीक है, उसको हमको दिखाने के लिए एक हमको दूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे हम यहाँ हैं और यहाँ अमेरिका है, तो इन दोनों दूरियों को दिखाने के लिए कोई एक रेखा होनी चाहिए। उसी दूरी को दिखाने के लिए हमको एक कोड बनता है। वही कोडों को हम लोग देखते हैं कि 1 सेंटी बराबर 10 किलोमीटर है, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर है। इसको देखा जाता है क्योंकि दूरी के हिसाब से यह चेंज होती रहती हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर भारत के अंदर का देखा जाएगा तो ये वाला लागू कर दिया जाएगा। अगर 1000 वाला देखा जाएगा तो ये अमेरिका या तो फिर किसी दूसरे देश पर जाने के लिए हो जाता है, इतनी दूरी के लिए। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम सभी लोग देखते हैं जो हमारा इसमें दूसरा घटक है दिशा। तो दिशा जो होती है हम लोगों को दिशा दिखाने का प्रयास करती है। जैसे हम लोग देखते हैं दाहिनी दिशा बोलते हैं, या दाहिनी तरफ चलो, बाएं तरफ चलो, ऊपर चलो, नीचे चलो, तो हम लोगों को क्या हो जाती है? यही सब चीज़ दिखाती है क्या? दिशा। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो जो हमारे प्रधान दिग्बिंदु हैं, प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु है वो कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कौन सी? यही चारों हमारे क्या हो जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु हो जाते हैं। अब इन्हीं के 4 दिग्बिंदु है, जैसे ये हो गया, अब ये भी हो जाते हैं, 1 2 3 4 ये हो गए, इसके भी 4 ये हमारे हो जाते हैं। अब इसके बाद जैसे आगे हम देखते हैं जो हमारी दिशाओं को पता करते हैं हम सभी लोग, तो इसको दिक्सूचक यंत्र के माध्यम से करते हैं। और दिक्सूचक यंत्र में क्या होता है? इसमें एक चुंबक लगा होता है, चुंबकीय सुई होती है, उसी की सहायता से हम अपनी दिशा का, उत्तर दक्षिण दिशा का पता करते हैं। अब जैसे हम प्रतीक के विषय में बात करें, जो हमारा प्रतीक था, तो प्रतीक क्या होता है कि किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। यह घटक जो होता है, इसमें जैसे भवनों को दिखा दिया जाता है, सड़कों, पुलों, रेलों, और जो वृक्ष हैं या तो वन है, पटरियाँ हैं, इनको कई प्रकार के रंगों से दिखा दिया जाता है ताकि सभी लोग हम अच्छे तरीके से समझ करके उस प्रतीक को
के माध्यम से कम स्थान में ही अधिक जानकारियों को प्राप्त कर लें कि इस यहाँ पास क्या है। जैसे स्कूल का चित्र बना देंगे, या तो पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिख देंगे। जैसे और हम लोग देखते हैं पक्की सड़क बनी है तो दूसरी तरह दिखा देते हैं, कच्ची सड़क बनी है तो ऐसे ऐसे दिखा देंगे, या तो फिर पेड़ बने हैं तो ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, घासें ऐसे। तो हम लोग क्या जान पाए कि प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक अर्थात जो हमको दिखाया जाता है एक प्रतीक के रूप में कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पास, उसको हम लोग प्रतीक बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। जो ये हमारा रेखा चित्र है, रेखा चित्र ये होता है जो हमारी याददाश्त पर निर्धारित होता है। यह हम किसी भी क्षेत्र के विषय में अपना जो आरेखण खींचते हैं, या अपने दिमाग में एक चित्र फिगर, या तो फिर अपने दिमाग में एक चित्र बना लेते हैं, मानचित्र बना लेते हैं, और उसको अपने मित्र के घर भेजने के लिए ऐसे 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 करके बता देते हैं कि दाएं जाना, बाएं जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, फिर पूर्व उत्तर पश्चिम ऐसे करके बता देते हैं और वो चला जाता है। लेकिन यह क्या है, कोई निर्धारित नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, रेखा चित्र हो जाता है। जिस इस प्रकार के जो हम कच्चा ये मानचित्र पैमाना बनाए हैं, आने जाने के लिए खींचे हैं, यही हमारा क्या हो जाता है, रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। और जो हमारे यहाँ पास खाका शब्द है, खाका, जैसे ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है, खाका। एक छोटे क्षेत्र पर किया, जैसे एक हम देखते हैं कि बहुत सी जानकारियों को इस पर दिखा दिया जाता है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में दिखाया जाना संभव नहीं होता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करके खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे पूरे घर के विषय में हम दिखा सकते हैं। यहाँ का कमरा है, डाइनिंग, ये सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद देखें तो पृथ्वी एक ऐसा मात्र कर रहा है जहां हम जीवन संभव है। हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं। मानव जीवित रह सकता है, भूमि जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है, यही सब आवश्यक तत्व हैं यहाँ। तो अब हम सब लोग देखते हैं जो भूमंडल है, जैसे कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, वही क्या होता है, भूमंडल कहलाता है ना। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जलमंडल क्या होता है, जो पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, जलमंडल। जैसे हमारे नदियाँ, महासागर, ये सभी क्या हैं, जलमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जैसे महासागर हमारे हैं तो इसी के अंदर आ गए। अब वायुमंडल, जैसे जहाँ पृथ्वी के चारों ओर जो घेरे हुए है गैसें, वही हमारी क्या हो जाती हैं, वायुमंडल हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे जैसे जीवमंडल, जितने भी जीव एक सीमित क्षेत्र में आते हैं, जहाँ स्थल जल एवं वायु एक स्थान मिलते हैं, वही जो हमारा मिल करके बनाता है, क्या बनाता है, जीवमंडल बनाता है। अब इसके बाद देखते हैं, अब जो हम अभी तक पढ़े हैं इसमें कि भूमंडल है, तो भूमंडल पर कई, जैसे ये हमारा भूमंडल हो गया, इस पर ये एक देश, ये देश, ये देश, ये देश, ये देश, ऐसे खुद देश हो गए। अब इन देशों को ऐसे 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 बांट दिया गया है। ठीक है, तो वही जो एक भूखंड को बांट दिया जाता है, बड़े भूभाग को, स्थलीय भाग को, उन्हीं को क्या कहा दिया जाता है, महाद्वीप। और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कह दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग इस फिगर को जरूर देखें। तो देखते हैं, जिस देखिए जो हमारे महाद्वीप हैं, बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े छोटे क्रम की तरफ जाते हुए, एशिया बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका छोटा, फिर इससे दक्षिणी अमेरिका छोटा, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, सबसे छोटा हमारा जो हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके इसी प्रकार से हमारा जो हमारे महासागर है, पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, इसी प्रकार से देख सकते हैं इस फिगर में। अब जैसे हम लोगों ने बात कर लिया है 7 महाद्वीपों की, तो 7 महाद्वीपों की बात कर लिया, तो एशिया जो है हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी के कुल भाग का 1/3 भाग है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे यूरोप हो गया तो सबसे छोटा हो जाता है, और अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे देखते हैं उत्तरी अमेरिका विश्व का जो हो जाता है तीसरा सबसे, इसी में स्थान जो है पनामा जल संधि। अब एक चीज़ और दिखा देते हैं आप सब लोगों को। देखिए यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में स्थल रुद्ध संधि दिखाई जा रही है। भारत एवं श्रीलंका के बीच की जो स्थल जल संधि है उसको दिखाया जा रहा है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए जल संधियों के विषय में भी। जलमंडल की बात करें तो जैसे हम लोग जलमंडल के विषय में पूरे अच्छे तरीके से, कि जो 71% भाग है वह पृथ्वी पर क्या है, जल ही है। ठीक है, 29% भाग स्थल है। अब जैसे जलमंडल में हम लोग देखते हैं महासागर, नदियाँ, झील, तालाब, हिमनद, भूमिगत जल, ये सभी क्या हो जाती हैं, हमारे उसके विषय में आती है। पृथ्वी पर जो 97% है भाग, वह जल जो है कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, और अधिक खारा होता है, जो पीने लायक नहीं होता है। शेष जो जल होता है वह हिमनद, बर्फ या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और बहुत ही कम हम लोगों को जल पीने के योग्य मिलता है। जैसे महासागर देख ले, तो महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं जो भी हैं। अब इसमें हम लोग अभी देख चुके हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर, ये हमारे 5 महासागर हो जाते हैं। आगे देखते हैं।
जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल को देखा जाए तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का परत है घिरा हुआ है, वही वायुमंडल कहलाता है। अब इसमें जैसे देखा जाए तो हमारे वायुमंडल के जो परत हैं उसमें भी देखें तो वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है एक। वायुमंडल के उसके जो घटक हैं तापमान एवं तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जैसे पहला देखा लिया जाए तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हमारा ऊपर सूर्य की तरफ निकलता चला गया है। पहले कौन सा था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल, ये हमारा हो जाता है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हमको सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे ऑक्सीजन 78% और वो नाइट्रोजन 21%, यही दोनों मुख्य गैसें हो जाती हैं। उसके बाद देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आर्गन आ जाती है, ठीक है, जो कि 1% में आई जाती है। और ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। अब आगे देखते हैं। जो हमारा ये जीवमंडल है, जीवमंडल के विषय में, तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, ठीक है। यह भाग जीवन के जहाँ मौजूद है उसके साक्ष्य देता है और बहुत सी प्रजातियों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, बैक्टीरिया के लिए और बड़े स्तनपारियों के लिए जो जाकर के वहाँ पास रहने के लिए एक स्थल का कार्य करता है, ठीक है। जीवमंडल मुख्यतः दो तरीके से बांट सकते हैं, जैसे जंतु जगत के लिए एवं पादप जगत के लिए विभक्त कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे देखा जाए तो हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे अब हम अपना चैप्टर देखें तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप देखा जाए। अब समान जानकारी, जैसे पृथ्वी पर बहुत से रूप हैं, जैसे हम पढ़े स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, महासागरीय, महाद्वीप, पठार, ये सब चीज़ें। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो पठार पर्वत हैं इन सब चीज़ों का कैसे निर्माण होता है, गतियाँ इस प्रकार देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ये पर्वत है तो इससे पहले देख लेते हैं पहाड़ी। पहाड़ी क्या होता है? वह स्थलीय भाग जो कि आसपास की ऊंची भूमि होती है और 600 मीटर तक ऊंचाई इसकी होती है, इससे अधिक होनी चाहिए और खड़ी ढाल वाली होनी चाहिए। तो यही क्या होती है? हमारी पहाड़ी या पर्वत कहलाती है। पहाड़ी को पर्वत की श्रेणी दे दी जाती है। अब जैसे हमारा सबसे अभी तक देखा जाए तो ऊंचे जो पर्वतों के वो है, तो सबसे ऊंचे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, 8,850 किलोमीटर। पर्वत के विषय में देखा जाए, जैसे पर्वत पृथ्वी की एक सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा हो जाता है। जैसे ये शिखर है और आधार ये है तो ये चौड़ा रहेगा और ये हमारा छोटा होता जाएगा। और कुछ पहाड़ बादलों से ऊंचे उठ जाते हैं ऊपर की तरफ, ऊंचाई पर एकदम जलवायु ठंडी हो जाती है यहाँ की। और यहाँ जो नदियाँ होती है वो हिमानी कहलाती हैं। और आगे जैसे देखा जाए तो पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला बोल दिया जाता है। और फिर उसके बाद पर्वतों की जो श्रेणी देखी जाती है, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत, 3 प्रकार के पर्वतों के मतलब विषय में जानकारी मिलती है। जैसे हिमालय पर्वत हो गया हमारा, आल्प्स पर्वत है, और देखा जाए तो इंडीज की पर्वत हैं, एशिया में है बहुत से ज़्यादा, और जो भी, तो ये सभी हमारी क्या हो जाती है, जो पर्वतें हैं कि इनके वो हो जाता है। अब आगे जैसे देखते हैं कि जो हमारा प्रशांत महासागर है उसमें जो सबसे मनाकी पर्वत है, हवाई द्वीप, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। ये एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंची है, आप समझ लीजिए। अब जैसे आगे देखते हैं पठार। तो पठार क्या है हमारी? पठार जो होती है एक सपाट भूमि पर उठी हुई एक आकृति होती है और यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, उसी को पठार बोल दिया जाता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान हो जाता है, ऐसे मेज के समान हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि ये जो होते हैं पठार, एक से अधिक किनारे इसके हो जाते हैं और ढाल हो जाते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर तक हो सकती है, या तो इसका मतलब एक जो बताया जाता है, जैसे भारत में दक्कन का पठार है, इसको बोला जाता है। और इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई हो जाती है वो 4,000 से 6,000 मीटर तक की केवल होती है, जो ये ऊंचे जो हमारे पठार होते हैं। अब आगे जैसे देखा जाए तो इन्हीं पठारों पर हम लोग देखते हैं कि जलप्रपात हो जाते हैं, नदियाँ गिरने लगती हैं। ये छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी पर जो स्थित है, हुंड्रू जलप्रपात है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। इसी प्रकार के जलप्रपात के जो उदाहरण है, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी एवं खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। पठारों में जो रमणीय स्थल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पर्यटक होता है उसको आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। अब जैसे मैदान देखते हैं, मैदान सामान्यतः देखा जाए तो जो बड़े भूभाग होते हैं, कैसे समतल भूमियाँ, वही हमारे मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई जो इनकी होती है 200 मीटर होती है समुद्र तल से, ठीक है। अब इसके विषय में देखा जाए तो जो इसमें होता है परिवहन के साधन बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। और यह नदियों के पास की जो भूमियाँ होती हैं, आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो सभी हमारे क्या हो जाते हैं,
इसमें मैदान के रूप में आ जाते हैं। अब जैसे स्थल रूप देख लिया जाए तो स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जैसे जिस प्रकार का हमारा ये स्थल रहेगा उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का पर्वतीय जीवन की तुलना में और अच्छा हो जाता है। और मैदानी जो जीवन होता है उसमें क्या हो जाता है, फसलें बहुत अच्छे तरीके से उग जाती हैं, घरें बनाना, सड़क पर और उद्योग लगाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए अब पर्वतीय क्षेत्र जो होती है वहाँ प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ इत्यादि ये सब कुछ। और जो हमारा यहाँ पास रहता है तो यहाँ जो समतली मैदान वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए रहता है हमेशा। आगे जैसे देखते हैं तो अगले चैप्टर पहुँच चलते हैं, हमारा देश भारत, इसके विषय में समझ। जैसे कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। क्या है, बहुत बड़ा। यह उत्तर में हिमालय ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है और उसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण जो हमारा है उसमें हमारा क्या है, हिंद महासागर है। जैसे हम एक बात कर लें, जैसे ये हो गया हमारा, मान लो ऐसे ऐसे करके हम बना लेते हैं, ये करके देखिए जी, मान लो हमारा भारत का नक्शा हो गया, हमने ऐसे बना दिया जल्दी से। अब ये जो हमारा उत्तर है इसको बोल दिया जाता है हिमालय, है ना। इधर जो हमारा पूर्वी एरिया है वो जो हमारी अरब की खाड़ी हो जाती है, ठीक है, नहीं बंगाल की खाड़ी हो जाती है। जो हमारा दक्षिण इधर क्या हो जाता है, हिंद महासागर, और इस तरफ जो हमारा हो जाता है क्या, अरब सागर हो जाता है। तो हमारा देश की जो संरचना है वो चारों तरफ से क्या हुआ है, बहुत ही एक सुरक्षित तरीके से है। अब आगे जैसे इसके देखते हैं तो स्थिति के विषय में, तो जो हमारे पहले थोड़ा सा और जानकारी सामान्य कर लेते हैं। जैसे भारत का जो विस्तार है 32,87,664 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, वर्ग इसका। तो उत्तर से जो कश्मीर से लेकर के दक्षिण कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर माना जाता है। और इसका जो देखा जाता है विस्तार, हम लोग अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो पूर्व में इसका कच्छ तक, गुजरात तक जो हमारा विस्तार हो जाता है, ऐसे इसका विस्तार हमारा 2900 किलोमीटर तक माना जाता है, 2900 किलोमीटर तक। अब आगे जैसे देखते हैं कि भारत देश की जनसंख्या के विषय में देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा था वह तो 121 करोड़ तक माना जाता है, 120 करोड़। लेकिन आज वर्तमान का भी देखा जाए तो लगभग 142 करोड़ तक जनसंख्या हो चुकी है। अब जैसे इसकी स्थिति देखा जाए तो जो हमारा देश है वह कर्क रेखा 23.5 डिग्री के उत्तर में, अर्थात जो हम अभी तक पिछला चैप्टर देखे थे उसमें जो हम लोग देखे थे अक्षांश, जो उसमें हम लोग देख चुके हैं। इसकी स्थिति के विषय में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, जो हम लोग जैसे देखते हैं कि ये भारत के लिए एक प्रायद्वीप के संज्ञा दी जाती है। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। जैसे ये देखो भारत घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा है, इधर 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 3 तरफ से भारत घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया है, भारत एक प्रायद्वीप है। अब जैसे भारत के पड़ोसी देश देख लिया जाए तो भारत के पड़ोसी देशों का नाम देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान हो गया, हमारा नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो नहीं, हम लोग देखते हैं ऊपर हमारा चीन हो गया है, ठीक है, चीन। उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान। यही सब हमारे क्या हो जाते हैं, पड़ोसी देश हो जाते हैं, ठीक। अब हम भारत का नक्शा देख लेते हैं। आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए भारत के जो पूरे देश, और वो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, समझ लीजिए। भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय में देखा जाए तो 28 राज्य और 9 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत देश में वर्तमान में है। तो अब इसके विषय में जैसे देखा जाए तो राजनीतिक जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे अभी जो जिला 2019 में हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित के रूप में हम लोग मुख्यतः जो जम्मू कश्मीर होता है उसको लद्दाख और श्रीनगर जम्मू कश्मीर बोल दिया वो हो जाता है। और सबसे पहले जो हमारे राज्यों का निर्माण शुरू हुआ था वो भाषाई के आधार पर हुआ था। और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य जो हमारा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है। राज्यों को जिलों में बांट दिया जाता है, ये चीज़ भी जान लीजिए आप सभी लोग। अब जैसे हम भारत देश के प्रशासनिक जो है उसका मैप दिखा देते हैं, आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पास देखिए दिया है ना, जून 2014 में तेलंगाना जो था हमारा भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन जो हमारा राज्य था कौन, जम्मू कश्मीर, उसको हटा करके यूटी कर दिया तो ये 28 राज्य हो गए और वो 2 राज्य बन गए, तो दोनों मिल करके 9 हो गए, ठीक, समझ जाइए।
अब भारत का हम सभी लोग भौतिक विभाजन को देखें तो भारत के भौतिक विभाजन में देखा जाए तो पर्वत पठार मैदान नदी द्वीप समूह ये सभी आ जाते हैं। जैसे वृहत हिमालय हो गया, हिमाद्री हो गए, मध्य हिमालय हो गया, हिमालय, शिवालिक, भारत के उत्तरी मैदान, भारत के मरुस्थलीय मैदान, भारत के जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार, विंध्य एवं सतपुड़ा के पठार, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, भारत के भौतिक विभाजन के आधार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जैसे नदियाँ हमारी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियाँ हमारे जो है भारत देश के भौतिक विभाजन का आधार बनती हैं। अब थोड़ा सा भौतिक विभाजन वाला देख लेते हैं मैप। आप सभी लोग देख सकते हैं जैसे भौतिक विभाजन किस प्रकार से हमारा हुआ है। ये देखिए पूरा सब नदियाँ दिखाई गई हैं और ये नदियाँ जो इधर जा कर के गिर रही हैं, ये पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश ये सब दिखाई दे रहा है। आगे देखिए थोड़ा सा कुछ जो टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। इसके बाद जो देखा जाता है कि सहायक नदी टर्म आता है, एक नदी या का दूसरी नदी मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर के मिल जाना ही उसका क्या हो जाता है, जल का मुख्य नदी में मिल जाना क्या हो जाता है, सहायक नदी हो जाना होता है। ठीक है, जिसे अपने यहाँ देखा जाए तो एक सबसे जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है वो सुंदरबन डेल्टा होता है। लेकिन सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से होता है। ठीक है, समझ गए हैं। भारत के भौतिक विभाजन में जैसे देखा जाए तो कुछ द्वीपों का भी नाम आते हैं, जैसे लक्षद्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, भारत के भौतिक विभाजन में भी बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। आगे पाठ में चलते हैं। जैसे आप सभी लोग देखते हैं कि चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, जलवायु, वनस्पति, ये सब हमारा। तो जैसे देखा जाए तो मौसम दिन प्रतिदिन समाचार में सुनते हैं कि बदलता है, प्रतिदिन बदलता है। तो मौसम जो होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण, ये सभी किस में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन के कारक हो जाते हैं। और जैसे हम देखें तो सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम जो होते हैं दिसंबर से फरवरी तक जो होता है, दिसंबर से फरवरी तक का ये हमारा ठंडी का मौसम अर्थात सर्दी कहलाता है, ठंडा मौसम। उसके बाद मार्च से मई तक का जो मौसम होता है वो गर्म मौसम होता है, इसको गर्मी का मौसम बोल दिया जाता है। इसके बाद जो देखते हैं जून से लेकर के हम लोग सितंबर तक का जो महीना देखते हैं उसे बोल दिया जाता है मानसून का मौसम अर्थात वर्षा का मौसम बोल दिया जाता है। उसके बाद जो हम देखते हैं अक्टूबर से लेकर के जो नवंबर तक का महीना होता है मानसून, वो लौटते हुए मानसून अर्थात शरद मानसून बोल दिया जाता है। अब जो हमारा ये है टर्म्स, इनके विषय में देखते हैं शीत ऋतु क्या होती है। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, तभी हमारा क्या होने लगता है, शीत ऋतु पड़ने लगती है। अब जैसे आगे देखा जाए क्या, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु वह होती है गर्मी के समय में जब सूर्य की किरणें अधिकतम सीमा सीधी पड़ती है पृथ्वी पर और तापमान अधिक हो जाता है। तो क्या होता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहने लगती है और जो होता है लू बहने लगता है, जिसके कारण इसको ग्रीष्म ऋतु बोल दिया जाता है। अब जैसे देखा जाए तो आगे जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो वर्षा का मौसम होता है, वर्षा का मौसम, इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोल दिया जाता है। अब इसमें देखा जाए तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का सूचक होता है, मौसम होता है। और यह जो हमारा पवन बंगाल के खाड़ी से होकर के अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है और भारत देश में जो है अरब सागर से नमी ले करके वर्षा करने का जो काम है ये करती है। ठीक है, पवनों से जो हमारे पहाड़ है उससे टकरा करके ये हमारे देश में क्या करती है, वर्षा करने का जो है कार्य करती है। अब शरद ऋतु जैसे आती है, इसको मानसून अर्थात लौटता हुआ मानसून बोल दिया जाता है। अब जैसे यह पवन स्थल भागों से लौट करके अर्थात स्थल भाग जो होते हैं वहाँ से लौट करके बंगाल की तरफ जाती है। अब ठीक है, अब इसी के समय क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वर्षा, जो नमी रुकी हुई होती है उसके अनुसार थोड़ा वर्षा होता है। और इस समय की जो किसी स्थान पर अपने अनेक वर्षों में मापी गई जो औसत दशाएं हो जाती हैं उन्हीं को हम क्या, मौसम जलवायु बोल देते हैं। अब इसके बाद जैसे देखते हैं जो मानसूनी हमारे जलवायु होती है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु बोला जाता है। ठीक है, अब मानसून शब्द जो होता है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। अब जैसे आगे हम देखते हैं कि जो हमारा शरद ऋतु है यही हमारा क्या होता है, लौटता हुआ मानसून। अब प्राकृतिक वनस्पतियों की तरफ चलते हैं। अब जैसे हम देखें तो जो देखा जाए तो कह सकते हैं कि घास, झाड़ियाँ, पौधे जो ये बिना मनुष्य की सहायता से उगती हूँ, जिनका ग्रोथ जो वृद्धि होती है
बिना मनुष्य की सहायता से हो, वही सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं। अब जैसे हम देखते हैं तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ जैसे कैक्टस हो जाते हैं, नीम, आम के वृक्ष भी हो जाते हैं, नारियल के वृक्ष, घास, ये सभी, और हमारे जो वन संपदा है वो सभी किसमें, वन जो प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये सभी क्या होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं इनके माध्यम से जो वर्षा होती है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे वन संपदा होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे जलवायु है उसमें प्रभाव पड़ेगा और वो उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, वर्षा होगी। अब आगे जैसे देखते हैं कि हमको वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वनों की आवश्यकता हमारे लिए सबसे ज़्यादा है जीवन में, क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, सांस लेने में सहायता करते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो पेड़ वृक्ष छोड़ते हैं। और उसके बाद जैसे देखा जाए तो ये मिट्टी के बांधने का काम करते हैं, अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, और इससे लकड़ियाँ हमको अपने कार्यों के नित्य प्रतिदिन के कार्य के लिए, फल फ्रूट मिल जाते हैं हमको खाने के लिए, और जो विभिन्न प्रकार के हमको उत्पादन जैसे गोंद, रबड़ बनाने के लिए, और शहद, ये सब कुछ हमको किससे मिल जाते हैं, वनस्पतियों से ही मिल जाते हैं। अब जैसे देखा जाए तो आज के इस दौर में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की मात्रा चल रही है, जिससे हमारा जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त होती चली जा रही हैं। इसको हमको क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए जो सतत विकास का जो एक टर्म दिया जाता है कि हम सभी लोगों को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए संसाधन बचे रहें। हम ऐसा अपना संसाधनों का उपयोग करें तो युक्त तरीके से कि जो संसाधन है वो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। यही हमारा क्या हो जाता है, सतत विकास हो जाता है। इसमें 17 प्रकार के जो है लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं। अब आगे जैसे देखा जाए तो जो हम लोगों को इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे वन महोत्सव मना लेना चाहिए। इनका संरक्षण देने के लिए हम सभी लोगों को जैसे घर के परिवार के सदस्यों की संरक्षण करते हैं उसी प्रकार से वृक्षों को भी गोद ले लेना चाहिए, और अत्यधिक से अत्यधिक वृक्ष जो जहाँ कट रहे हों उनको रुकवा करके वन संपदा में हम सभी लोग संरक्षण कर सकते हैं, और उसकी वृद्धि करके अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। अब जैसे हम सभी लोग देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी, तो वन्य प्राणी वह होते हैं जो वन्य में निवास करते हैं, अर्थात जो जंगलों में निवास करते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न जो हजारों प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं, चाहे वह स्तनधारी हों, चाहे पक्षी हों, चाहे उभयचर हों, चाहे कीट हो, चाहे कृमि निवास, चाहे रेंगने वाले हों, वो सभी सरीसृप चाहे हों, ये इनकी जो बड़ी संख्या होती है वही सब हमारे क्या हो जाते हैं, इसमें आते हैं वन्य प्राणी के अंतर्गत। अब आगे जैसे इसके विषय में देखें, वन्य प्राणियों के अंतर्गत देखा जाए जैसे जिस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ। तो बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाए, हमारे जो वन्य प्राणी है उसके संरक्षण के विषय में हम लोग सोचेंगे। जैसे देखते हैं कि वन्य प्राणियों में जो बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि ये सभी आते हैं, हमारे देश में पाए भी जाते हैं। अब जैसे देखा जाए इनकी संरक्षण की भी बात की जाती है, तो इससे रिलेटेड बहुत से कानून 1972 में जीव संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण, 1986 में हाथी संरक्षण, इस प्रकार से कार्यक्रम लाते हैं, या तो जो नीतियाँ बनाई जाती हैं इनके संरक्षण के लिए। आगे जैसे देखा जाए तो जैसे हमारा मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, मोर जिसे हम लोग मुरैला बोल देते हैं शुद्ध शब्दों में, तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। इसी प्रकार से तो इनके संरक्षण की भी बात आ जाएगी। पक्षियों में जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि जो हमारे देश में सब पक्षी उपलब्ध हैं और मिलते हैं। तो इससे संबंधित हम लोग राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी देख लेते हैं, हमारे देश में मिलते हैं। अब आगे जैसे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि वनों की कटाई के साथ साथ जो इनके संरक्षण के नहीं किया जाता है, तो इससे हमारे जो वन संपदा में जो जानवर हैं, जो हमारे वन्य प्राणी हैं, उनके क्या हो जाती है, ह्रास होने लगता है। क्योंकि वही उनकी क्या है, रहने के स्थल है, वही उनके घर हैं, वही उनका बसेरा होता है, वही उनका जीवन यापन होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो हमारी वन संपदा है उसका संरक्षण करना चाहिए। और जैसे इसके बाद भी हम वन संरक्षण जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण कैसे करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क स्थापित कर देते हैं, पशु विहार बना देते हैं, और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कर देते हैं, और सरकार द्वारा परियोजना ला दिया जाता है। इसी के साथ साथ हम आगे कह सकते हैं किसी से हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियों का उसी प्रकार से वन्य प्राणी का। आगे देखते हैं, जैसे कि हम सभी लोग भी हैं तो हम सभी लोग भी वन्य जीवों के विषय में संरक्षण अपना कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं, और जानवरों के जैसे विभिन्न अंग, जैसे हाथी दांत हो गया, सींग हो गया, पंख हो गए, इन सभी पदार्थों का जो खरीदारी होती है उसको हम बंद कर दें, इससे संबंधित जो उत्पादन होते हैं उसको बंद कर दें। तो क्या होगा, जब बंद हो जाएगा तो उनकी जो जीव हत्या की जा रही है या उनकी प्राणियों की जो मतलब की संख्या में कमी आती चली जा रही है, उनकी
मारा ही नहीं जाएगा जब हम संसाधनों को उनसे रिलेटेड जो है उनको नहीं प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में घोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम वन्य जीवों के निवास के संरक्षण रखने के लिए जागरूकता अपने पास ला सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं तो जैसे हमारे देश में कई प्रकार के मौसम होते हैं, उसमें जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। तो प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे बिंटेल, बतख, कार्लियो, मैग्रियो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में भारत देश में आते हैं, ठीक है। सबसे छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, कौन है? लिटिल स्टिंट। ये बहुत छोटी होती है, ये सबसे छोटी चिड़िया होती है, पक्षी, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है और यह आर्कटिक प्रदेश से उड़ करके भारत में 8,000 किलोमीटर दूरी तय करके आती है। अब समझ लीजिए इतनी छोटी जो चिड़िया है अर्थात पक्षी है वह 8,000 किलोमीटर दूर करके हमारे देश आती है। तो हम सभी लोग देख लेते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारे टोटल 28 राज्य हैं और इधर जो है ये हमारे 8 और ये 9 नंबर के केंद्र शासित प्रदेश हो गए टोटल, ठीक है। अब जैसे सब लोगों से यही मेरा कहना होगा, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए और आप लोगों को पूरी वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उन सभी का आप लोग देख करके अपने जो सीटेट की तैयारी है उसमें मजबूती लाइए, क्योंकि हमारा सेंटर तो दिखा ही दिया है कि किस ज़िले में है। अब आगे जो भी है तैयारी उसमें हम लोग जितना रिवीजन करते हैं, जितना क्वेश्चन को देखते हैं, उसी से हमको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से हम टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आप सभी लोग अब चर्चा शुरू कर दीजिए अपने दिमाग से, ताकि पेपर जब देने जाएं तब इस प्रकार की जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे आप सभी लोग छुटकारा प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। इसी वाणी के साथ जय हिंद।